नमस्ते दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं एक नए विषय एक नए टॉपिक के साथ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो चलिए इसको समझते हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसको समझने के लिए सिंपल फंडे पे ले लेते हैं हम एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल दैट मीन्स वन एंगल इज 90 डिग्री, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा और ट्रायंगल का नाम रख देते हैं कुछ भी ए बी एंड सी। और आसान करने के लिए इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ए इसको मान लेता हूँ, बी इसको और सी इसको। ठीक है, कोई भी एक एंगल मैं स्टार्ट करता हूँ, मान लीजिए एंगल ए से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये साइड और ये साइड एडजेसेंट साइड है जिसकी मदद से ये एंगल बन रहा है। ठीक है, जिसकी मदद से नहीं बन रहा वो उसकी अपोजिट साइड है, दैट इज अवर अपोजिट साइड। ठीक है, जिसे हम परपेंडिकुलर भी मेंशन करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला अपोजिट जो होता है उसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे एस से, और जो बच गया वो है हमारा बेस। ठीक है, एडजेसेंट साइड जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो दो साइडें आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कौन कौन सी साइडें आपस में परपेंडिकुलर? एक बी सी और एक ए बी। दैट मीन्स ए बी का स्क्वायर प्लस में अगर मैं दूसरे परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दूं, मतलब ए बी साइड का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर कर दूं, तो ये थर्ड साइड के जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। दैट मीन्स इसका नाम क्या है? ए टू सी या सी टू ए, तो मैं ए सी का स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ये रिलेशन हमें पता है, इस रिलेशन को हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, इससे और हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है, चलिए देखते हैं। एंगल ए है, ठीक है, इस एंगल ए को मैं स्पेशल नाम थीटा भी दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एंगल को। कुछ भी कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया थीटा। तो एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में क्या क्या देख सकते हैं हम? अगर एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में मैं देखूँ तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज और बचा हुआ बेस। तो थीटा के रिस्पेक्ट में फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले का रिलेशन आता है। मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन निकाल सकता हूँ, बेस और हाइपोटेन्यूज का, और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन निकाल सकता हूँ। ये रिलेशन हमने पढ़े थे, इसके रेसिप्रोकल भी देखे थे। साइन का रेसिप्रोकल इज कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक, और टैन का रेसिप्रोकल इज कॉट। ये सारे फंक्शंस हैं, ये सब किस पे काम करते हैं? किसी ना किसी एक एंगल पे। मान लीजिए वो एंगल यहाँ पे थीटा है, तो मैं निकालता हूँ। चलिए मैं रिलेशन लिख देता हूँ, क्या क्या रिलेशन आएंगे। तो साइन थीटा अगर मैं निकालूं तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा? थीटा ये रहा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज बी सी, और हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी। क्लियर है चीज़? ऐसे अगर मैं कॉस थीटा निकालूं दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के रिस्पेक्ट में बेस कौन होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में सामने वाला अपोजिट परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? ए सी। ये दो रिलेशन फिलहाल मैंने लिखे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो देखिए, क्या बी सी आपको दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, ए बी आपको दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, दोनों के नीचे क्या? ए सी है। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ए सी से डिवाइड कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को, तो मेरे को क्या मिलेगा? देखिए, अगर मैं ए बी को ए सी से डिवाइड कर दूं, ठीक है, उसका होल स्क्वायर, प्लस में बी सी को भी ए सी से डिवाइड कर दूं तो ए सी का होल स्क्वायर, और ए सी को ए सी से डिवाइड कर दूं तो ए सी का होल स्क्वायर। क्या इक्वेशन पे कोई फर्क आया? क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा एक्चुअल में, तो ए बी का होल स्क्वायर आएगा और नीचे ए सी का होल स्क्वायर आएगा, फिर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर आएगा और ए सी का होल स्क्वायर आएगा, और बराबर में ए सी का होल स्क्वायर आएगा और नीचे फिर से ए सी का होल स्क्वायर, फिर ए सी का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा नीचे, तो हमारी टर्म वापस वही बचेगी, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर होल अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर। डैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ए सी का होल स्क्वायर अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट गया, फिर से हमारी वही इक्वेशन वापस आ गई। इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्लियर है चीज़? इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? मुझे क्या पता चल गया कि ए बी अपॉन में ए सी इस ट्राइंगल के हिसाब से, ए बी अपॉन में ए सी इस ट्राइंगल के हिसाब से कॉस थीटा है, तो मैं इसकी जगह कॉस थीटा लिख सकता हूँ या इसकी जगह कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन को मेंशन करते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हिसाब से देखूँ तो ए बी अपॉन में ए सी जो हमारा एक रेशियो है वो एक्चुअल में किसके बराबर है? कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा, और उसका
होल स्क्वायर प्लस में बी सी अपॉन में ए सी क्या है हमारा साइन थीटा, डेट इज साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में क्या रह गया, ए सी से ए सी कट गया, 1 का होल स्क्वायर इज 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज आई, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का थीटा, ये थीटा का स्क्वायर नहीं होता ध्यान रखिए, इक्वल टू कितना 1। इस केस में क्या पता चला कि जब भी कोई एंगल सेम होंगे और उसके साथ एक फंक्शन कॉस का स्क्वायर होगा और एक साइन का स्क्वायर होगा तो इन दोनों का सम हमेशा कितना आएगा, 1 के बराबर। क्लियर है, और यहाँ पे थीटा जो होगा एक्चुअल में 90 डिग्री से कम या बराबर भी हो सकता है और 0 डिग्री से बराबर उससे बड़ा हो सकता है। डैट मीन्स थीटा की वैल्यू 90 और 0 के बीच में लाई भी कर सकती है, 90 भी हो सकती है, 0 हो सकती है। डैट मीन्स अब क्या है, थीटा जो है एक्चुअल में एंगल है यहाँ पे। ठीक है, और एंगल ट्रायंगल के हिसाब से बदलता रहेगा, कभी 30 हो जाएगा, कभी 45 हो जाएगा, कभी 60 हो जाएगा, कभी 23 हो जाएगा, कुछ भी एंगल हो सकता है, लेकिन इसके बीच में यहाँ पे लाई करेगा फिलहाल। ठीक है, ऐसे केस में अगर ये एंगल सेम है, मान लीजिए आ गया कॉस स्क्वायर 23 डिग्री प्लस में ये एंगल देखिए, ऐसे अगर मैं साइन स्क्वायर यही एंगल यहाँ पे दे दूँ 23 डिग्री और उसको सॉल्व करूँ फर्दर तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। फिलहाल आपने स्पेसिफिक एंगल पढ़े हैं अभी 0, 30, 45, 60 और 90, तो फिलहाल मैं इसको नहीं ले रहा, नॉर्मल एंगल ले लेते हैं जो स्पेसिफिक एंगल थे। अगर 60 डिग्री है और 60 डिग्री यहाँ पे भी है तो इस एक्सप्रेशन की हमेशा वैल्यू कितना आएगी, 1। इसको सॉल्व करके भी देख लीजिए, कॉस 60 की वैल्यू कितनी, डैट इज़ 1/2 उसका होल स्क्वायर प्लस में साइन 60 की वैल्यू इज √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे इसको कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस में कितना आ जाएगा 3/4, 4 और 4 का एलसीएम 4, ऊपर कितना 1 + 3, 3 + 1 इज 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या पाया कि जो एंगल थीटा है ये एंगल ए जो है, ठीक है, अगर वो दोनों सेम है कॉस स्क्वायर के साथ और साइन स्क्वायर के फंक्शन के साथ, मतलब कॉस फंक्शन सॉरी इसका स्क्वायर है और साइन का स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे कभी भी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। डैट मीन्स थीटा कुछ भी हो, थीटा जो एक एंगल है वो वेरिएबल है यहाँ पे, जैसे जैसे थीटा चेंज हो जाएगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू फिर भी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब इस केस को हम आइडेंटिटी का नाम दे सकते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमेशा इस फॉर्म की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके बैठी है इसलिए इसको हम कौन सी आइडेंटिटी कह देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो कितना सिंपल फंडा था, कहाँ से आया। ऐसे कुछ और फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है, तो हमारी एक आइडेंटिटी तो आ गई। अगर देखिए और क्या केस हो सकता है, अगर मैं tan थीटा लेता, ठीक है, तो tan एक फंक्शन है जो रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस और किसके रिस्पेक्ट में चलेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में लेता हूँ। थीटा हमारा कौन सा एंगल है, BAC मतलब एंगल ए, तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा, उसके अपोजिट वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर डेट इज BC अपॉन में बेस कितना AB, तो BC अपॉन में AB की टर्म आ गई। क्लियर है। ऐसी अगर मैं कॉट थीटा निकालूं, ठीक है, तो कॉट थीटा हमारा एक्चुअल में क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये चीज़ होता है रिलेशन, मतलब बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन लेंगे, रिलेशन निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस AB और परपेंडिकुलर क्या है इसके सामने वाला डेट इज BC। क्लियर है, ये रिलेशन लिख लिए। तो हम क्या चाहते हैं इस बार कि BC अपॉन में AB की टर्म आए, तो मैं कर देता हूँ सबको AB से डिवाइड, तो AB को AB से डिवाइड किया तो AB और उसका होल स्क्वायर प्लस में BC को भी AB से डिवाइड किया डेट इज होल स्क्वायर और AC को भी किससे डिवाइड कर दिया, AB को होल स्क्वायर। ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन में, नहीं पड़ेगा। अब AB अपॉन में AB जो लेंथ होगी वही लेंथ ऊपर है, तो उसका मतलब ये 1 पे कट गया, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस में BC अपॉन में AB क्या है, BC अपॉन में AB इज tan थीटा और उसका होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू AC अपॉन में AB क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, AC अपॉन में AB, ये रहा AC और ये रहा AB, ठीक है, किस एंगल के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, थीटा, तो थीटा के हिसाब से हम पता लगाते हैं कि क्या एक्चुअल में हमें चाहिए AC अपॉन में AB के बारे में पता चलना है, मतलब इस रेशियो के बारे में पता लगाना है। तो AC हमारा तो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, AB यहाँ पे थीटा के हिसाब से क्या है, सामने वाला परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस, तो ये हमारा बेस है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस एक्चुअल में क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक थीटा और उसका होल स्क्वायर। क्लियर है, मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में निकाला, आप चाहते तो एंगल C के रिस्पेक्ट में निकाल देते, तो यहाँ पे एंगल हमें C लिखना पड़ता, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, सेम एंगल। तो हमारे पास एक और आइडेंटिटी आ गई डेट इज 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सेक²
थीटा, ये दूसरी आइडेंटिटी। ठीक है, पहली आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या आई थी, डैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या आई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब तीसरी जो आखिरी आइडेंटिटी है, और क्या रिलेशन आ सकते हैं वो देखते हैं, इसी पाइथागोरस थ्योरम से, इसी इक्वेशन से। ठीक है, अगर मैं किस किस को मैंने डिवाइड करके देखा, ए बी को ए सी से डिवाइड करके देख लिया एक बार, और ए बी को ए बी से डिवाइड करके देख लिया। अब बच्ची कौन सी टर्म, बी सी से डिवाइड करनी बाकी रहेगी, तो करते हैं बी सी से डिवाइड। अगर मैं ए बी को बी सी से डिवाइड करूँगा तो ए बी अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर, प्लस में बी सी को बी सी से डिवाइड करूँगा तो बी सी अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू ए सी को डिवाइड करूँगा फिर से बी सी स्क्वायर से। ये रिलेशन आएगा हमारे पास, इसको सोल्व करते हैं। ए बी अपॉन में बी सी इस बार क्या होगा, ए बी ये रहा, बी सी ये रहा, तो इनमें से कोई एक परपेंडिकुलर बेस होगा, वो किससे डिसाइड होगा, थीटा से। अगर मैं थीटा एंगल मेंशन करके चल रहा हूँ तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, सॉरी बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए बी हमारा क्या हो जाएगा इस केस में थीटा के हिसाब से, बी सी हमारा परपेंडिकुलर और ए बी हमारा बेस, दैट इज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, प्लस में बी सी अपॉन में बी सी कट गया, 1 का स्क्वायर इज 1। ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। बी सी देखते हैं, तो बी सी ये रहा जो कि थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर है, तो एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर एक्चुअल में क्या होता है, कॉट थीटा और उसका होल स्क्वायर, प्लस में 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी है, जिसको मैं साफ सुथरा यहाँ पे लिख देता हूँ, डैट इज कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पे कुछ नहीं है, एक सिंपल है, सिंबल है जिसको एंगल के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। एंगल ए ना लिख के मैंने थीटा को रिप्रेजेंट कर दिया, कि कई लोग एंगल ए से भी सिखाएंगे, कई लोग थीटा से सिखाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें चलते हैं। आई होप आपको तीनों आइडेंटिटीज समझ में आ गई होगी क्या होती है, और आइडेंटिटीज ही इनको क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे हमेशा वेरिएबल चेंज होने के बाद भी जो वैल्यू होंगी वो हमेशा इसके बराबर आएगी 1 के, या इसको सॉल्व करने के बाद इसके बराबर आएगी, या इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 1 के बराबर आएगी। ठीक है, ये चीज़ थी, तो 3 आइडेंटिटी हमारी सॉल्व होगी। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे फर्दर फॉर एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए क्लास 10th के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फिलहाल के लिए समाप्त हुआ।